नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी मामले पर बात कर रहे हैं जिसने आप कह सकते हैं किशोर न्याय प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, बिल्कुल। खासकर जब गंभीर अपराधों में फंसे किशोरों के मूल्यांकन की बात आती है। सही। मामला जुड़ा है किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 15 से। हाँ, जो 16 से 18 साल की किशोरों के प्रारंभिक मूल्यांकन की बात करती है। बिल्कुल। और हमारे पास जो केस है आज, वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का वाय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025 का हालिया फैसला। अच्छा। और इस फैसले में कोर्ट ने सिर्फ कमियां ही नहीं बताई, बल्कि उनको सुधारने के लिए काफी स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट की मुख्य चिंता यही थी कि ये मूल्यांकन जो इतना महत्वपूर्ण है, वो कहीं ना कहीं बिना किसी निश्चित मापदंड के मनमाने ढंग से हो रहा था। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रारंभिक मूल्यांकन आखिर है क्या। हाँ। और वाई केस में ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। और सबसे जरूरी, अब इस प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए क्या नए नियम आए हैं? क्योंकि ये सिर्फ कानून का सवाल नहीं है ना? ये उन बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा। सोचिए, इसी बात पर तो निर्भर करता है कि किसी किशोर पर केस वयस्क की तरह चलेगा या किशोर की तरह। हाँ। और अगर ये फैसला लेने का तरीका ही कमजोर हो, तो फिर न्याय कैसे होगा? सही बात है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शायद इसी को ठीक करने की कोशिश की है। जी। ठीक है, तो एकदम शुरू से समझते हैं। ये किशोर न्याय अधिनियम की धारा 15 ये क्या कहती है? देखिए, ये धारा खासतौर पर उन किशोरों के लिए है जिनकी उम्र 16 और 18 साल के बीच है। अच्छा। और जिन पर कोई जघन्य अपराध यानी कि हेनस ऑफेंस करने का आरोप है। जघन्य अपराध मतलब गंभीर अपराध? हाँ, गंभीर अपराध। ऐसे अपराध जिनमें कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान हो। ठीक है। और इस धारा का मकसद क्या ये तय करना है कि वो दोषी है? जी, कि क्या उस किशोर में अपराध करते समय उसके नतीजों को समझने की मानसिक और शारीरिक क्षमता थी। अच्छा, मतलब क्या वो इतना मैच्योर था कि समझ सके कि वो क्या कर रहा है और उसका असर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल। और अपराध किन हालात में हुआ, ये सब देखना होता है। तो ये एक तरह की समझ की जांच है। और इसी जांच के बाद तय होता है कि मामला चिल्ड्रंस कोर्ट में जाएगा या जेजीबी में ही रहेगा। एकदम सही। अगर बोर्ड को लगता है कि हाँ, उसमें क्षमता थी, तो मामला चिल्ड्रंस कोर्ट को भेजा जा सकता है, जहां उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चल सकता है। नहीं तो जेजीबी में ही किशोर प्रक्रिया चलेगी। ये तो वाकई बड़ा फैसला है। बहुत बड़ा। इसीलिए ये मूल्यांकन बहुत ध्यान से होना चाहिए। और यहीं पर वाय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला सामने आता है। हाँ, बताइए क्या हुआ था इस केस में, कैसे ये सवाल उठे? तो कहानी यूं शुरू हुई कि एक एफआईआर दर्ज हुई। उसमें हत्या, दंगा, गैर कानूनी जमावड़ा, चोट पहुंचाना, आपराधिक साजिश, आईपीसी 302, 147, 148, 149, 323, 120B, काफी गंभीर धाराएं थी। बाप रे। और मजे की बात यह कि एफआईआर में याचिकाकर्ता यानी उस किशोर का नाम था ही नहीं शुरू में। अच्छा। फिर बाद में जांच के दौरान उसका नाम सामने आया, उसे फंसाया गया जैसा कि कहा गया। ओके, फिर जेजेबी ने क्या किया? जेजेबी ने पहले उम्र तय की। अपराध के समय वो 17 साल 6 महीने 27 दिन का था। यानी धारा 15 लागू हो गई। हाँ। फिर बोर्ड ने उसका प्रारंभिक मूल्यांकन किया। अब देखिए हुआ क्या। रिकॉर्ड कहता है कि बोर्ड ने उससे बस कुछ सवाल पूछे। कुछ सवाल? हाँ। और ये देखा कि उसके खिलाफ पहले भी 2 मामले दर्ज थे। बस इतना ही? पिछला रिकॉर्ड और कुछ सवाल? हाँ। मुख्य रूप से इसी आधार पर बोर्ड ने मान लिया कि भई ये किशोर मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम है, परिणामों को समझने लायक परिपक्व है। और आदेश दे दिया कि मामला बाल न्यायालय को भेजा जाए, वयस्क की तरह मुकदमा चलाने के लिए। ये तो काफी जल्दी में लिया गया फैसला लगता है। फिर अपील हुई होगी? हाँ, अपील हुई बाल न्यायालय में, लेकिन वहां भी अपील खारिज हो गई। खारिज हो गई? हाँ। और जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि इस बीच एक मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट भी मंगवाई गई थी। मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट? उसमें क्या था? क्या वो भी यही कह रही थी? नहीं, यही तो पेंच था। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मनोवैज्ञानिक को वो किशोर अपरिपक्व मतलब इम्मैच्योर लगा। क्या? हाँ, और रिपोर्ट में ये भी था कि ऐसा लगता है कि उसे अपने काम के नतीजों का ठीक से अंदाजा नहीं था। एक मिनट, ये क्या बात हुई? मनोवैज्ञानिक कह रहा है बच्चा इम्मेच्योर है, उसे समझ नहीं है, और बोर्ड और अपीली अदालत दोनों कह रहे हैं कि नहीं, वो परिपक्व है, उस पे वयस्क की तरह केस चलाओ। हाँ, बिल्कुल यही हुआ। ये कैसे हो सकता है? कोर्ट ने इस पर क्या कहा? देखिए, यही वो बड़ा विरोधाभास था जिसे लेकर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। और हाईकोर्ट ने जब ये सब देखा तो उनकी चिंताएं बढ़ गईं। कोर्ट ने सबसे पहले तो ये कहा कि भाई ये जो धारा 15(1) है, ये खुद ही थोड़ी अस्पष्ट है।
ये कहती तो है कि एक्सपर्ट्स की मदद ली जा सकती है, मे टेक असिस्टेंस, हाँ, में लिखा है। पर ये नहीं बताती कि मूल्यांकन होगा कैसे, तरीका क्या होगा, क्या पैरामीटर्स होंगे, कौन से टेस्ट होंगे, कुछ साफ नहीं। और जो मॉडल नियम है उनमें भी नहीं। कोर्ट ने देखा कि 2016 के मॉडल नियमों में भी इस पर कोई खास जानकारी नहीं है। मतलब कानून और नियम दोनों ही इस जरूरी प्रक्रिया के कैसे वाले हिस्से पर ज्यादा कुछ नहीं कहते। तो फिर वाई केस में वो जो रिपोर्ट आई थी जिसे नजरअंदाज किया गया, उस पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया ही अविश्वसनीय लग रही है। बोर्ड ने मदद ली पर रिपोर्ट को देखा ही नहीं, अनदेखा कर दिया। पूरी तरह से। और अपीली अदालत ने तो और भी गजब किया। उन्होंने रिपोर्ट का जिक्र किया, ये माना भी कि रिपोर्ट के हिसाब से किशोर अपरिपक्व है। हाँ, लेकिन फिर भी बोर्ड के फैसले को सही ठहरा दिया। ये तो समझ से बाहर है। बिल्कुल। कोर्ट को लगा कि ये मूल्यांकन बस एक खाना पूर्ति जैसा हो रहा है, फॉर्मेलिटी हाँ। पूरी की जा रही है बस। क्या हाई कोर्ट ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का भी जिक्र किया? हाँ, किया, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने वरुण चंद्र ठाकुर बनाम भोलू 2023 मामले का हवाला दिया। अच्छा, उसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था में भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं, है ना? हाँ, होती हैं। तो ये तीव्र भावनाएं कई बार सोचने समझने की क्षमता, जिसे कॉग्निटिव मैच्योरेशन कहते हैं, उस पर हावी हो सकती हैं, उसे दबा सकती हैं। मतलब दिमाग से शायद पता हो कि क्या गलत है क्या सही है, पर भावनाओं के जोश में बच्चा खुद को रोक ना पाए। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, हो सकता है एक औसत आईक्यू वाले बच्चे को बौद्धिक रूप से पता हो कि उसके काम का नतीजा क्या होगा, लेकिन क्या वो उस ज्ञान को असलियत में इस्तेमाल कर पाएगा, खुद पर काबू रख पाएगा? ये उसकी भावनात्मक क्षमता यानी इमोशनल कॉम्पिटेंस या ईक्यू पर निर्भर करता है। ईक्यू, इमोशनल कोशेंट। तो सिर्फ आईक्यू काफी नहीं है, ईक्यू भी देखना होगा। हाँ, बिल्कुल। ईक्यू का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करना, मैनेज करना। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है? इसमें तनाव कम करना, ठीक से बात करना, सहानुभूति दिखाना, मुश्किलों से निपटना, झगड़े सुलझाना, ये सब क्षमताएं आती हैं। और अगर किसी का ईक्यू कमजोर हो तो उसका अपराध से क्या कनेक्शन है? देखिए, रिसर्च तो यही बताती है कि कम ईक्यू और अपराध या गलत व्यवहार में संबंध है। अच्छा। हाँ, जिन बच्चों में ये समझ कम होती है वो शायद जल्दी गुस्सा हो जाएं, दूसरों को परेशान करें, मारपीट पर उतर आएं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 15 का मूल्यांकन सिर्फ आईक्यू टेस्ट नहीं हो सकता, बच्चे की भावनात्मक मैच्योरिटी भी देखनी होगी। ये कोई फॉर्म भरने जैसा काम नहीं है? बिल्कुल नहीं, बच्चे का पूरा भविष्य इस पर टिका है। वरुण चंद्र ठाकुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने वो जो एक्सपर्ट की मदद लेने वाली बात थी, धारा 15 में लिखा है, उस पे कुछ कहा था? हाँ, कहा था, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि धारा 15(1) के परंतुक में जो में शब्द इस्तेमाल हुआ है उसे अनिवार्य यानी शैल पढ़ा जाना चाहिए। अच्छा, में को शैल पढ़ा जाए, मतलब मदद लेना जरूरी है? हाँ, अनिवार्य है। किशोर न्याय बोर्ड को अनुभवी मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक कार्यकर्ता या किसी और विशेषज्ञ की मदद लेनी ही होगी, ये ऑप्शनल नहीं है। क्या इसका कोई अपवाद भी है? मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि मदद ना लेनी पड़े? हाँ, सिर्फ एक स्थिति में, अगर बोर्ड का कोई सदस्य खुद बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा में डिग्री रखता हो और प्रैक्टिस भी करता हो। अच्छा। और वो सदस्य लिखित में कारण बताकर ये तय करे कि इस केस में एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ तभी बिना बाहरी एक्सपर्ट के मूल्यांकन हो सकता है, वरना नहीं, मदद लेनी ही पड़ेगी। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, में से शैल होना। अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौजूदा तरीकों में और क्या दिक्कतें देखी? कोर्ट ने कई और गंभीर बातें नोट की, जैसे अक्सर जो मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट आती है उसमें ये लिखा ही नहीं होता कि कौन सा साइंटिफिक टेस्ट इस्तेमाल किया गया बच्चे की समझ जांचने के लिए। अरे, हाँ, और न ही रिपोर्ट में बच्चे के ईक्यू या आईक्यू का कोई जिक्र होता है। कुछ भी नहीं। अक्सर नहीं। फिर जो सामाजिक जांच रिपोर्ट या सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट होती हैं, हाँ, जो बच्चे के माहौल के बारे में होती है, उनका जिक्र ही आदेशों में नहीं मिलता, जैसे वो बनी ही ना हो या देखी ही ना गई हो। ये तो जरूरी होती होंगी। बहुत जरूरी। फिर कोर्ट ने यह भी देखा कि कई बार खासकर छोटे शहरों में मनोवैज्ञानिक मिलते ही नहीं है। तो फिर तो बोर्ड बस बच्चे से कुछ बात करके
ही फैसला कर लेता है। क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी जिम्मेदारी का फैसला बस बातचीत के आधार पर? हाँ, कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षण आयोग है, उसके 2023 के दिशा निर्देश भी इस प्रक्रिया को लेकर काफी नहीं है, अपर्याप्त हैं। और सिर्फ ये देख लेना कि बच्चे का पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये उसे वयस्क मानने के लिए काफी नहीं है। हर केस को अलग से देखना होगा। सच में ये तो बहुत गंभीर कमियां हैं। कोर्ट ने जो कहा था कि लगता है रिपोर्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मंगाई गई थी, वो बात अब समझ आ रही है। बिल्कुल, कोर्ट का साफ मानना था कि ये मूल्यांकन अक्सर बहुत ही सतही और मनमाना हो रहा था। बच्चे की असल स्थिति को समझने की कोशिश ही नहीं हो रही थी। तो फिर इस पूरी स्थिति को ठीक करने के लिए, इस मनमानेपन को रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया? क्या हल निकाला? कोर्ट ने कहा कि देखिए, जब तक विधायिका मतलब संसद या विधानसभा खुद इस पर कोई साफ और विस्तृत कानून या नियम नहीं बनाती, हाँ, तब तक उत्तर प्रदेश के सभी किशोर न्याय बोर्ड और बाल न्यायालयों को कुछ अनिवार्य दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अनिवार्य दिशा निर्देश? हाँ, मैंडेटरी गाइडलाइंस? हाँ, ये भविष्य के सभी प्रारंभिक मूल्यांकनों पर लागू होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है ये दिशा निर्देश? क्या क्या करना होगा अब? ये काफी डिटेल में है और ठोस हैं। इनको कुछ पॉइंट्स में देखते हैं। हाँ, बताइए। पहला, मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट अनिवार्य और विस्तृत होनी चाहिए। बोर्ड को एक क्वालिफाइड मनोवैज्ञानिक से रिपोर्ट लेनी ही होगी। ठीक है। और उस रिपोर्ट में बच्चे की इंटेलिजेंस और उसके काम के नतीजों को समझने की क्षमता का आकलन होना चाहिए। और इसके लिए स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट इस्तेमाल करने होंगे। जैसे? कोर्ट ने कुछ नाम भी दिए, जैसे बिनेकामात टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, वाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल, भारतीय बैटरी टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस या कोई और मान्यता प्राप्त टेस्ट। ओके। यानी अब अंदाजे से नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। दूसरा, टेस्ट का नाम साफ लिखाओ। मनोवैज्ञानिक को रिपोर्ट में बताना होगा कि कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया है, पारदर्शिता के लिए। हाँ। तीसरा, ईक्यू और आईक्यू का जिक्र जरूरी है। रिपोर्ट में बच्चे का ईक्यू और आईक्यू स्कोर साफ साफ लिखा होना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है, जैसा हमने डिस्कस किया। चौथा, क्षमता पर स्पष्ट निष्कर्ष। रिपोर्ट में सिर्फ स्कोर नहीं, बल्कि साफ तौर पर यह नतीजा लिखा हो कि क्या बच्चे में कथित अपराध करने की शारीरिक और मानसिक क्षमता थी और क्या वो उसके परिणाम समझ सकता था। ये तो मनोवैज्ञानिक आकलन को काफी मजबूत बनाता है। बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ है? हाँ बिल्कुल, सामाजिक पहलू भी उतना ही जरूरी है। पांचवा, सामाजिक जांच रिपोर्ट SIR अनिवार्य है। SIR, हाँ। बोर्ड प्रोबेशन ऑफिसर को, या अगर वो नहीं है तो CWO या सामाजिक कार्यकर्ता को सामाजिक जांच करने का निर्देश देगा। और ये SIR रिपोर्ट बच्चे की पहली पेशी के 15 दिन के अंदर जमा करनी होगी। इसमें क्या होगा? इसमें बच्चे का परिवार, माहौल, पढ़ाई लिखाई, ये सब जानकारी होगी। इससे बच्चे को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है। और पुलिस का क्या रोल है इसमें? हाँ, छठा पॉइंट, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी CWPO की भूमिका से जुड़ा है। अच्छा। जैसे ही बच्चे को पकड़ा जाए, CWPO को तुरंत प्रोबेशन ऑफिसर या CWO को बताना होगा, ताकि SIR रिपोर्ट टाइम पर बन सके, मतलब 2 हफ्ते में, ताकि देर ना हो। हाँ। और इस रिपोर्ट में बच्चे का पिछला रिकॉर्ड, परिवार की जानकारी, अपराध के हालात, सब कुछ होना चाहिए। और सबूत वगैरह पेश करने के लिए? सातवां, सबूत पेश करने की समय सीमा। जघन्य अपराधों में CWPO को 1 महीने के अंदर गवाहों के बयान और दूसरे दस्तावेज बोर्ड के सामने रखने होंगे, और इसकी एक कॉपी बच्चे या उसके परिवार को भी देनी होगी। इनके अलावा और किन बातों का ध्यान रखना है बोर्ड को? कोर्ट ने एक लिस्ट दी है और चीजों की जिन्हें देखना होगा, जैसे बच्चे के खिलाफ पहले कितने और कैसे मामले दर्ज हुए हैं, शिकायत किसने की थी, क्या वो पहले प्रोबेशन पर रहा है या सुधार गृह में, क्या ये अपराध किसी पैटर्न का हिस्सा है, बार बार वही शिकायत करता तो नहीं। अच्छा, ये भी देखना है। हाँ, क्या बच्चा पहले कभी हिरासत से भागा है, क्या उसमें कोई मानसिक या बौद्धिक अक्षमता है, उसका स्कूल रिकॉर्ड कैसा है, पढ़ाई कहाँ तक हुई है, ये सब। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा विस्तृत दिशा निर्देश हैं। अब तो मूल्यांकन सिर्फ नाम का नहीं रहेगा। उम्मीद तो यही है। अब तो लगता है कि इसमें मनोवैज्ञानिक जांच, सामाजिक जांच, पिछला रिकॉर्ड, सब कुछ बहुत गहराई से देखा जाएगा। हाँ, कोशिश यही है कि प्रक्रिया ऑब्जेक्टिव बने, भरोसेमंद बने। कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि इन दिशा निर्देशों का पालन करना ही होगा, और बोर्ड और बाल न्यायालय के आदेशों में यह दिखना चाहिए कि इन सब बातों पर विचार हुआ है। ठीक है, तो फिर वाई केस का क्या हुआ आखिर में, उस किशोर का? तो इन नए दिशा निर्देशों के आधार पर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाई मामले में जेजेबी और बाल न्यायालय के जो पिछले आदेश थे उन्हें रद्द कर दिया। रद्द कर दिया। हाँ, कोर्ट ने माना कि वो मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हुआ था, कानून के मुताबिक नहीं था। तो अब उस किशोर का मूल्यांकन दोबारा होगा इन नए नियमों के हिसाब से? जी हाँ, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता का प्रारंभिक मूल्यांकन अब नए सिरे से इन नए दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाए। अच्छा। और कोर्ट ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के एक और हालिया फैसले का जिक्र किया, एक्स किशोर बनाम कर्नाटक राज्य 2024। उसमें क्या था? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल्यांकन पूरा करने के लिए जो 3 महीने की समय सीमा है धारा 14(3) में, वो एकदम सख्त मतलब मैंडेटरी नहीं है, वो निर्देशात्मक है, मतलब डायरेक्टरी है। ओह, इसका मतलब कि अगर इस डिटेल्ड मूल्यांकन में 3 महीने से थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए तो चल सकता है। हाँ, मतलब मुख्य उद्देश्य है कि मूल्यांकन ठीक से हो, गहराई से हो। अगर उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है तो वो ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि जल्दी में गलत फैसला हो जाए। सही बात है, गुणवत्ता अब ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत होने वाले एक बहुत ही जरूरी मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को कह सकते हैं बदल दिया है। हाँ, एक तरह से काया पलट कर दिया है। जो प्रक्रिया पहले थोड़ी धुंधली, अस्पष्ट और शायद मनमानी भी लगती थी, उसे अब कहीं ज्यादा वैज्ञानिक, विस्तृत और जवाबदेह बनाने की राह दिखाई है। सही कहा। अब ये सिर्फ कुछ सवालों या पिछले रिकॉर्ड पर आधारित नहीं होगा। नहीं, अब इसमें बच्चे की मानसिक क्षमता यानी आईक्यू, उसकी भावनात्मक समझ यानी ईक्यू, उसका सामाजिक माहौल, परिवार, पढ़ाई और भी कई चीजों का पूरा विश्लेषण शामिल होगा। और इसका महत्व दोहरा है ना। एक तरफ तो ये गंभीर अपराधों में न्याय दिलाने में मदद करेगा, और दूसरी तरफ ये किशोरों के अधिकारों और उनके भविष्य की भी रक्षा करेगा। ये पक्का करेगा कि किसी बच्चे को बड़ा मानकर उस पर केस चलाने का फैसला हल्के में ना लिया जाए। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सकारात्मक कदम है। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है। हाँ, पूछिए। ये दिशा निर्देश कागज पर तो बहुत अच्छे हैं, पर क्या हमारा सिस्टम, खासकर छोटे शहरों या दूर के इलाकों में, इन्हें ठीक से लागू कर पाएगा? क्या हमारे पास इतने प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। संसाधनों की कमी एक चुनौती हो सकती है। और क्या इन मूल्यांकनों में, चाहे कितने भी वैज्ञानिक हों, थोड़ी बहुत व्यक्तिपरकता या पूर्वाग्रह की गुंजाइश हमेशा नहीं रहेगी? क्या उसे पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? पूरी तरह शायद मुश्किल हो, लेकिन कोशिश यही है कि उसे कम से कम किया जाए। और ये जो समय सीमा थोड़ी लचीली हुई है, क्या ये गहन प्रक्रिया मामलों को और लंबा खींच सकती है? न्याय में देरी भी तो एक मुद्दा है। हाँ, ये भी एक चिंता है। संतुलन बनाना होगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पे शायद आने वाले समय में और काम करने की जरूरत पड़ेगी। सिस्टम को और मजबूत करना होगा।